हम हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने निराला जी के व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की अंतर्वस्तु इस पर चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे निराला जी की काव्य भाषा और उनका शिल्प सौंदर्य। काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति का पक्ष, भावाभिव्यक्ति जिसको कहा जाता है, और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष अंतर्वस्तु है, उसका विषय है, और अभिव्यक्ति पक्ष उसके रचना विधान, उसकी भाषा, उसका शिल्प, इस पर चर्चा कर जाती है। तो आज हम बात करेंगे उनके अभिव्यक्ति पक्ष को लेकर, उनकी भाषा, उनकी प्रतीकात्मकता, उनके शब्द संयोजन, शब्द चयन, उनकी छंद योजना आदि, इन विभिन्न बिंदुओं पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोक स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में एक है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। उनमें निराला मुख्य रूप से अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा असाधारण रहा। एक और विद्रोही व्यक्तित्व है, क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, परिवर्तनगामी है, प्रयोगधर्मी है, किसी के आगे ना झुकने वाले, ना समझौता करने वाले और बेलाग बोलने वाले, असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न। और दूसरी ओर बहुआयामी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। कविता लेखन देखें उनका या उनका गद्य लेखन, गद्य में कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, निबंध, सभी विधाओं में, बाल साहित्य, सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया। और विद्रोह, शक्ति, सौंदर्य और आस्था से युक्त कवि रहे हैं। उनके अगर हम काव्य संसार को देखें तो वहाँ विद्रोह भी दिखाई देता है। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति, समाज में जो भी असंगत है, अन्यायपूर्ण है, उसके प्रति विद्रोह के भाव को लेकर के चलते हैं। और स्वयं एक अदम्य शक्ति से, अदम्य साहस से युक्त है, तो वह उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। सौंदर्य की, प्रकृति सौंदर्य से संबंधित, मानव सौंदर्य को लेकर के और एक मानव आस्था से युक्त होकर के उनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुआयामी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम उनके काव्य को देखें, काव्य की अंतर्वस्तु को देखते हैं, तो वह स्वच्छंद भी है, नवीन भी है और प्रगतिमय भी है। क्योंकि छायावादी कविता स्वच्छंदतावादी कविता कहलाती है। जो इससे पूर्व भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, जो एक अभिजात्य संस्कार को लेकर के, एक परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो उस परंपरा का विरोध करते हुए छायावादी कविता स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ती है। और यही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति हमें निराला के काव्य में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। और नवीन विषयों को लेकर के वे कविता करते हैं। जैसा पहले इससे पूर्व मध्यकाल में या भारतेंदु युग में एक गिने चुने विषय थे जिन पर कविता हो रही थी, तो उनसे भिन्न नवीन विषयों को लेकर के। और निराला का लेखन काल लंबा रहा है, विशाल साहित्य की रचना की है। छायावाद से लिखना प्रारंभ करते हैं और फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सबकी प्रवृत्तियाँ इनके काव्य में न केवल दिखाई देती हैं, अपितु अपनी रचना के माध्यम से वे परवर्ती कवियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। निराला ने जो प्रगतिवादी कविताओं की रचना की, उसका प्रभाव परवर्ती कवियों पर पड़ा, प्रगतिवादी कवियों पर, प्रयोगवादी कवियों पर पड़ा। तो एक तरह से ये उनके पुरोधा कवि कहलाए जाते हैं। और निराला ने जो छायावाद
और छायावादोत्तर काव्य धाराओं को एक नवीन अर्थवत्ता, उदात्तता और व्यापकता के साथ युग दृष्टि प्रदान की है। इससे पूर्व कविता में, भारतेंदु युग में कविता युग से जुड़ती है, उसमें युगीन समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। द्विवेदी युगीन कविता भी उसी को आगे बढ़ाती है, पर जिस व्यापकता के साथ, जिस औदात्य के साथ, जिस अर्थ गांभीर्य के साथ युग दृष्टि को निराला लेकर के आते हैं, वे अपने आप में अतुलनीय है, अनुपम है। और निराला के काव्य में सौंदर्य, कल्पना, श्रृंगार, इसकी त्रिवेणी दिखाई देती है। एक और वे प्रकृति सौंदर्य से जुड़ी हुई कविताओं की रचना करते हैं और उन रचनाओं में भी उनकी कल्पना, मौलिक कल्पना से जो अनेक बिंब उभर करके आते हैं, वे अनुपम है। और साथ ही क्योंकि वे समय राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, मुक्ति की कामना की जा रही थी, और निराला भी क्योंकि व्यक्तित्व ही इनका इस प्रकार से था, तो इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना से युक्त अनेक उद्बोधन गीतों की रचना की। जागो फिर एक बार की रचना करते हैं, बादल राग की रचना करते हैं, अनेक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से युक्त कविताओं की रचना करते हैं। और प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें तो निराला ने रचना विधान की दृष्टि से सभी प्रकार के गीतों की, प्रगीतों की, दीर्घ प्रगीत, आख्यानक प्रगीत, गीति नाट्य, शोक गीति, उद्बोधन गीति, पत्र गीति, स्वच्छंद छंद, हर विधा में उनका लेखन मिलता है। और केवल रचना करने से ही, करने के उद्देश्य से ही रचना नहीं है, हर विधा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। चाहे हम गीतिका के गीत देखें, अनामिका के देखें, परिमल के देखें, या उनके आख्यानक प्रगीत देखें, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, शोक गीति, सरोज स्मृति को देखें, उद्बोधन गीत जागो फिर एक बार को देखें, शिवाजी के पत्र गीति के रूप में, और स्वच्छंद छंद, एक और वे सममात्रिक, विषम मात्रिक छंदोबद्ध रचना कर रहे हैं, और दूसरी ओर स्वच्छंद छंद में मुक्तक की रचना भी कर रहे हैं। तो इनकी कविता में, काव्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो प्रवृत्ति वैविध्य है इनकी रचनाओं में। जहाँ तक हम इनकी रचनाओं के भाव और शिल्प की बात करें तो दोनों ही क्षेत्रों में एक और परंपरा का विरोध दिखाई देता है, और दूसरी ओर स्वच्छंदता का स्वर भी दिखाई देता है। चाहे वे विषय के क्षेत्र में, भाव के संदर्भ में, अनुभूति के संदर्भ में था, तो परंपरा का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। जो परंपरागत विषय चले आ रहे थे, उन विषयों से भिन्न क्रांति का स्वर, विरोध का स्वर अपनाते हुए नवीन विषयों को लेकर के आते हैं। सामाजिक रूढ़ियों के विरोध में, रूढ़ परंपराओं के विरोध में स्वर मुखरित करते हैं, और दूसरी ओर स्वच्छंदता का स्वर भी दिखाई देता है। प्रत्येक क्षेत्र में, भाव के क्षेत्र में भी और शिल्प के क्षेत्र में भी। भाव के क्षेत्र में जहाँ एक और क्रांति का स्वर और विरोध का स्वर मुखर है, वहीं शिल्प के क्षेत्र में उनकी जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति रही, परंपरा विरोधी वृत्ति रही, जो उनका विद्रोही व्यक्तित्व रहा, वे उनके शैल्पिक स्तर पर विशेष रूप से, रचना विधान के स्तर पर विशेष रूप से दिखाई देता है। हम बात करें निराला की काव्य भाषा को लेकर, तो उनकी काव्य भाषा पर जब हम बात करते हैं तो पहले हमें देखना है कि निराला की स्वयं की भाषा विषयक विचार क्या थे। उस समय दो विचारधाराएं मुख्य हो गई थी। एक धारा थी जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रयोग को महत्व दे रही थी, उसका अनुसरण करने की उसकी हिमायती थी। वे चाहते थे कि जो काव्य की भाषा है
वे संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए। और एक दूसरी तरफ दूसरा वर्ग था जिसकी मान्यता थी कि काव्य की भाषा आम बोलचाल की, साधारण बोलचाल की भाषा हो, जिसमें उर्दू के, फारसी के, अंग्रेज़ी के शब्द हों जो सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, जो जन सामान्य को समझ में आने वाले हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये दो मान्यताएं उस समय थी और दोनों के अपने अपने तर्क थे, अपने अपने विश्वास थे। पर निराला जन सामान्य की भाषा और काव्य भाषा दोनों में अंतर करते हैं। वे कहते हैं जो आम बोलचाल की भाषा है वे काव्य भाषा नहीं होती, काव्य भाषा उससे भिन्न होती है। काव्य की भाषा एक औदात्य संपन्न होती है, गरिमामयी भाषा होती है, और जो गूढ़ गंभीर भाव से परिपूर्ण साहित्य है उसको बोलचाल की भाषा में नहीं लिखा जा सकता। सामान्य भाषा में लिखना है तो आम जो कविता है, जो जिसमें भाव की प्रधानता नहीं है, जिसमें उदात्तता नहीं है, जिसमें कोई गंभीर दर्शन नहीं है, वे तो सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा जा सकता है। पर जब किसी गूढ़ विषय को, गंभीर विषय को रचनाकार अपनी रचना का मुख्य विषय बनाता है तो भाषा भी उसके अनुरूप, उन्हीं भावों के अनुरूप औदात्य युक्त होनी चाहिए, गरिमापूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए वे स्वयं कहते हैं कि बड़े बड़े साहित्यिकों ने प्रकृति के अनुकूल ही भाषा लिखी है, कि उनकी जैसी प्रकृति थी, जैसा उनका स्वभाव था, जो काव्य की मांग थी, जो उनके भाव थे, उसके अनुरूप ही उन्होंने भाषा लिखी है। कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी कठिन हो गई है। जो मनुष्य जितना गहरा है वे भाव तथा भाषा की उतनी ही गंभीरता तक बैठ सकता है और बैठता है। साहित्य में भावों की उच्चता का ध्यान रखना चाहिए। भाषा भावों की अनुगामिनी है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही निराला जी ने कि भाषा भावों की अनुगामिनी है, भाव भाषा के अनुगामी नहीं है। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ कवि है, जो उच्च साहित्यकार है, वे अपने भावों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करता है। अगर उसका भाव गंभीर है, गूढ़ भाव है, तो उसी के अनुरूप वे संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा उसके भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ नहीं होती है। तो इस तरह से निराला जो है उस वर्ग के साथ खड़े होते हैं जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर रहे, राजा लक्ष्मण सिंह आदि का ग्रुप। और दूसरी तरफ राजा शिव प्रसाद जी थे, जो उनके साथ सितारे हिंद के साथ एक वर्ग था जो भाषा को बोलचाल के स्तर पर लाना चाहते थे, सामान्य जन तक। तो वे कहने लगे सामान्य जन की भाषा में उर्दू फारसी के शब्द हो सकते हैं, पर जो साहित्य की भाषा है वह एक गरिमा से युक्त होनी चाहिए। वे बोलचाल की भाषा से भिन्न भाषा होनी चाहिए और भाषा में भावानुकूलता हो, प्रवाहमयता हो और विषय के अनुसार अनेक रूपता होनी चाहिए। और ये विशेषताएं हमें निराला जी की काव्य रचनाओं में दिखाई देती हैं, जहाँ उन्होंने गूढ़ गंभीर विषयों को लेकर कविता की है, जैसे राम की शक्ति पूजा, उनकी तुलसीदास प्रबंधात्मक रचना। इन दोनों की भाषा प्रौढ़ भाषा, सशक्त और ओजस्वी भाषा रही है, जिसमें समास बहुलता है, जिसमें संस्कृत निष्ठता है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। तो इस तरह से हम राम की शक्ति पूजा देखें, उसका जब प्रारंभ ही होता है अमा निशा से, जब वो प्रारंभ करते रवि हुआ अस्त, तो वहाँ से ही एकदम ऐसे लगता है जैसे हम कोई संस्कृत की रचना पढ़ रहे हैं, हिंदी की रचना नहीं है, क्योंकि विषय इतना गूढ़ था। विषय में जो औदात्य है उसके लिए अगर भाषा उसके अनुरूप ना अपनाई जाए तो वो भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकती थी।
भाषा में वह प्रवाहमयता नहीं आ सकती थी। एक उदाहरण हम मित्रों आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी जब वे ओज गुण की बात करते हैं तो उनकी शैली अपने आप समास बहुला हो जाती है। कहते हैं रावण प्रहार दुर्वार विकल वार दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। तो पूरे समास बहुला समस्त पदावली का प्रयोग करते हैं और शब्द भी संस्कृत के वह शब्द लेते हैं जो प्रचलित नहीं है। प्रलयाब्धि शब्द देखिए यहाँ पर, गवाक्ष शब्द, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और संस्कृत निष्ठ शब्दावली में संस्कृत के क्लिष्ट अप्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं, जैसे प्रभा पूरे शब्द, शीतल छाया, तमस तूर्य, निश्चलत प्राण आदि। समास बहुलता की तो अभी बात की। लंबे समस्त सामासिक पदों का भरपूर प्रयोग करते हैं। पूरा पूरा एक पृष्ठ एक ही वाक्य चलता है, पूरा उसमें सामासिक पद दिखाई देते हैं। तो इसलिए निराला की राम की शक्ति पूजा को देखते हुए कुछ विद्वानों ने उन पर दुरूहता का, क्लिष्टता का आरोप भी लगाया, क्योंकि भाषा क्लिष्ट है, दुरूह है और जो सामान्य जन के बोध से परे है। परंतु निराला विषय को, भाव को महत्व देते हैं और भाषा को भाव की अनुगामिनी मानते हैं। इसी तरह से जब वे ओज गुण संपन्न शब्दावली रखते हैं, जब वे ओज गुण की बात कर रहे हैं तो शब्दावली उसी के अनुरूप है, शब्द चयन, शब्द भंडार उसी के अनुरूप है। परंतु जब वे प्रेम की कविताएं कर रहे हैं, जब वे माधुर्य गुण संपन्न कविता करते हैं, तो उनकी भाषा एक नवीन सौष्ठवपूर्ण हो जाती है। उनकी पदावली कोमलकांत पदावली हो जाती है। वहाँ वो भाषा एक भिन्न लय, एक भिन्न तेवर को लिए हुए होती है जो माधुर्य गुण से संपन्न है। तो विषय के अनुरूप निराला भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते चलते हैं। जहाँ उन्होंने संध्या सुंदरी कविता की रचना की, वन बेला की रचना की, या जूही की कली जो उनकी पहली कविता है, जब ये प्रेम की कविताओं की रचना करते हैं तो तब इनकी भाषा का सौष्ठव, भाषा का माधुर्य देखते ही बनता है। एक उदाहरण हम मित्र जूही की कली का आपके सामने रखते हैं। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। अब यहाँ देखिए एक कोमलता है। एक और हम राम की शक्ति पूजा का उदाहरण देख रहे थे जहाँ समास बहुलता थी, जहाँ क्लिष्टता थी, संस्कृत निष्ठता थी, और वहीं दूसरी ओर जब प्रेम की कविता कर रहे हैं, माधुर्य गुण जहाँ प्रधान है, तो वहाँ भाषा जो है वो कोमल कांत पदावली है। कोई भी द्वित्व शब्दों का प्रयोग, संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं है। सारी अल्प प्राण ध्वनियों को वहाँ लेते हैं। जूही की कली हमारे सामने उदाहरण है ही। ऐसे ही संध्या सुंदरी, दिवसावसान का समय, संध्या सुंदरी आसमान से कैसे उतर रही है, धीरे धीरे धीरे। तो पूरा एक बिंब प्रस्तुत करते चले जाते हैं। तो कभी भी जिस प्रवाह में, जिस भाव में कविता की रचना कर रहा है, पर उसको सुनने वाला या उसको पढ़ने वाला पाठक भी उसी भाव तरंग में बहता चला जाता है। तो इस तरह से जब वे माधुर्य गुण की रचना करते हैं तो उनकी भाषा में एक भिन्न ही सौष्ठव आ जाता है। और काव्य के क्षेत्र में निराला अभिनवता के अधिष्ठापक रहे हैं। उन्होंने सदैव नवीन प्रयोग किए हैं, भाषा के स्तर पर भी, विषय के स्तर पर भी, काव्य रूपों के स्तर पर भी नवीन से नवीन प्रयोग किए हैं। यद्यपि नवीन प्रयोगों, जब भी कोई रूढ़ी से हट करके कार्य करता है तो समाज में वे सहज स्वीकार्य नहीं होता है।
समाज उसकी आलोचना निंदा भी करता है। तो निराला ने भी जब शिल्प के स्तर पर नवीन प्रयोग करने प्रारंभ किए तो प्रारंभ में उनका विरोध हुआ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी पहले तो उनकी कविता को देख कर के उस पर अस्पष्टता का, दुरूहता का, बेलागपन का आरोप आदि लगाए, परंतु धीरे धीरे बाद में उनकी कविता का, उनके रचना विधान का जब तेवर समझ में आने लगा तो शुक्ल जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और हिंदी साहित्य के निराला के साहित्य के विशेष आलोचक रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना की रचना की है, तो वहाँ उन्होंने निराला की काव्य भाषा के जो विभिन्न तेवर हैं और किस तरह से वे विभिन्न सांचों में ढली गई है और कैसे विषयों को वो अब नवीन रूप में प्रस्तुति करती है, उसकी प्रशंसा की है। और निराला प्रत्येक क्षेत्र में मुक्तिकामी रहे हैं, बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, चाहे वे सामाजिक बंधन हो, परंपराओं के रूढ़ियों के बंधन हो, या स्वतंत्रता के कामी की बात करें जब वो गुलामी का बंधन रहा, या रचना जो अभिजाते संस्कारों के बंधन से बंधी हुई थी, उन सब से मुक्ति की बात करते हैं। कारा में बंद मानव चेतना और कविता को नूतनता के निर्बाध क्षेत्र की ओर लाने में निराला सदैव प्रतिबद्ध रहे। इसीलिए वे कहते हैं, तोड़ो 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 कारा पत्थर, निकालो फिर गंगा जलधारा। उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है अनामिका, उसमें उन्होंने ये मुक्ति नाम से कविता लिखी है। लंबी कविता है थोड़ी, हमने उसकी 3 पंक्तियां ही ली हैं कि वे सभी बंधनों को तोड़ने की कामना करते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और क्या निकालो? गंगा जलधारा, मतलब एक नवीनता की ओर। और वो नवीनता, जो नूतनता आए, वो कैसी है? निर्बाध। जैसे गंगा की जलधारा निर्बाध प्रवाहशील रहती है, उसी तरह से कविता को भी नूतनता के निर्बाध क्षेत्र की ओर लाने में निराला प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। नूतन काव्य वस्तु, नए भाव, नई काव्य भाषा, नए काव्य रूप, नए छंद, तो पूर्णतया वे नवीनता के पक्षधर रहे। उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध एक कविता लिखी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, वरदे वीणा वादिनी वरदे। और वह कविता सारस्वत जगत में, समाज में गाई भी जाती है। जब भी सरस्वती वंदना होती है तो वे वंदना में निराला जी की लिखी हुई इस कविता का गायन किया जाता है। और उसी कविता के दूसरे छंद में वे बात करते हैं नवीनता की। माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। देखिए कितनी बार नव शब्द दिया है, जो उनकी प्रयोग धर्मिता को, उनकी रचना धर्मिता को, उनके नवीनता के आग्रह को सूचित करता है कि वे नई गति प्रदान करे, नया ताल, नया लय, नया छंद प्रदान करे, कवि को रचना करने के लिए एक नवीन स्वर प्रदान करे, कि जो परंपरा से चले आ रहे छंद है, परंपरा से चले आ रहे विषय हैं, उनसे हट करके नवीनता की बात करते हैं। तो इस तरह से निराला एक और ओज गुण संपन्न कविता की भाषा का तेवर दिखाई देता है। दूसरी ओर जब वे प्रेम की कविताएं लिखते हैं तो वहाँ उनका तेवर भिन्न दिखाई देता है। वहाँ कोमलकांत पदावली सौष्ठवपूर्ण भाषा दिखाई देती है। और फिर जब वे प्रगतिवादी कविता की रचना करते हैं, जब वे समाज के उस हाशिए के उस श्रमजीवी वर्ग की बात करते हैं, तो तब उनकी भाषा जनसुलभ, जीवंत, बोलचाल की भाषा दिखाई देती है। वे उस भाषा का रचनात्मक प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। देखिए एक छोटी सी कविता की पंक्तियाँ,
घड़ा गिरा फूटा, देख बालिका का दिल टूटा। होश उड़ गए, कापी वह सोच कर, रोई चिल्लाई फिर ढाड़ मार मार कर, जैसे माँ बाप मरे हों घर। सुनकर स्वामी जी का हृदय हिला। ये भी अनामिका कविता संग्रह में सेवा प्रारंभ कविता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बोलचाल की भाषा, जीवंत भाषा को अपनाया है। एक और जब राम की शक्ति पूजा की रचना कर रहे हैं तो भाषा संस्कृत निष्ठ है। तुलसीदास प्रबंधात्मक काव्य की रचना कर रहे हैं तो वह भाषा में क्लिष्टता, एक गंभीरता दिखाई देती है। और वहीं जब सामान्य जन को संबोधित कर रहे हैं तो भाषा जन सुलभ है, बोलचाल की भाषा है। ऐसे ही तोड़ती पत्थर कविता हम उनकी देखें, विधवा कविता देखें या भिक्षुक कविता आदि देखें, जो वे प्रगतिवादी कविताएं हैं, जहाँ वे शोषक वर्ग के अत्याचारों को और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण करते हैं, तो वहाँ उनकी भाषा जन सुलभ, जीवंत, बोलचाल की भाषा का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी तरह से निराला जी ने फारसी के और देशज शब्दों का रचनात्मक प्रयोग भी किया है। यद्यपि इससे पूर्व भारतेंदु युग में देशज शब्द हमें दिखाई देते हैं और हिंदी को छायावाद में साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने में इन छायावादी कवियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छायावादी कवि निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी जी ने हिंदी, क्योंकि उससे पूर्व ब्रज भाषा में साहित्य की रचना हो रही थी, कविता की रचना हो रही थी, और हिंदी में गद्य लेखन तो प्रारंभ हो गया था, पर कविता के लिए, लयात्मकता के लिए खड़ी बोली को अनुपयुक्त माना जा रहा था। तो छायावादी कवियों ने हिंदी को साहित्यिक रूप प्रदान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और इसमें निराला जी अग्रगण्य माने जाते हैं। तो उन्होंने विभिन्न अन्य भाषाओं के शब्दों को भी रचनात्मक प्रयोग करते हुए कविताओं में प्रयोग किया। तो किस तरह से उन्होंने इन शब्दों को अपनाया, इस पर चर्चा हम अल्प विराम के बाद अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।